ये कहानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट से पहले की कहानी है, जहां पर हमें क्विन नाम की एक टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है। उसकी मॉम की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इसीलिए वो अपनी मॉम को बहुत याद करती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की आत्मा उसके आसपास ही है। क्विन अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ घर में रहती है और एक दिन वो एलिस से मिलने जाती है, जिसे हमने पिछली 2 कहानियों में देखा था, जिसने जॉश की मदद की थी। एलिस हालांकि अभी काम नहीं करती, वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन जब वो क्विन का प्यार उसकी मॉम के लिए देखती है तो वो उसे उसकी मॉम की आत्मा से कनेक्ट करने के लिए राजी हो जाती है और अब ये दूसरी दुनिया में आत्माओं से संपर्क करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस को किसी और की आवाज सुनाई देती है जो उसे मारने की धमकी देता है। इसीलिए इस प्रोसेस को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। एलिस क्विन को समझाती है कि अपनी मॉम की आत्मा से कभी भी संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब आप दूसरी दुनिया से यानी कि आत्माओं की दुनिया से आत्माओं से संपर्क करते हो, उन्हें आवाज देते हो, तो दूसरी आत्माएं भी उस आवाज को सुनती है, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्विन वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह वो अपने थिएटर के ऑडिशन के लिए जा रही होती है। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को तैयार करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन क्विन अपने पिता की बात नहीं सुनती और थिएटर में ऑडिशन के लिए आ जाती है। और जब वो अपने ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो देखती है कि दूर से एक साया उसे हाथ हिला रहा है। क्विन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो अपना ऑडिशन देती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका ऑडिशन बहुत खराब जाता है और वो फेल हो जाती है। क्विन इस बात से बहुत उदास होती है। वो अपनी दोस्त के साथ बाहर बैठी होती है। उसकी दोस्त कहती है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आती हूँ। उसकी दोस्त वहां से निकल जाती है और तभी क्विन देखती है कि वही साया जो उसे थिएटर में ऑडिटोरियम में दिखा था, जो उसे हाथ हिला रहा था, वो एक बार फिर से दूर से उसे हाथ हिला रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से गाड़ी आती है और क्विन को टक्कर मार देती है। क्विन को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बेहोशी की हालत में वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर एक बार फिर से उसके सामने वही साया आता है जो उसे हाथ हिला रहा था। और तभी क्विन की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। 3 हफ्तों तक वो हॉस्पिटल में रहती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पास क्विन के पास एक बूढ़ा कपल आता है, जिसे वो पहले से जानती है। इसमें जो लेडी होती है उसका नाम ग्रेस होता है और वो क्विन को बताती है कि उसने द मैन हु कांट ब्रीथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा था। लेकिन क्विन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्विन को घर वापस ले आया जाता है, जहां पर उसके पिता उसे एक बेल देते हैं ताकि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेल बजाएं और वो उसके पास आ जाए। लेकिन घर पर अजीब अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। कभी कभी बेल अपने आप ही बजने लगती है और एक रात को दीवार के दूसरी तरफ से, जहां पर उसके नेबर रहते हैं, कोई नॉक करता है। इसके बाद क्विन भी नॉक करती है और जितनी बार वो नॉक करती है, दीवार के दूसरी तरफ से उतनी बार नॉक होता है। उसे लगता है कि उसका पड़ोसी उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो उसे टेक्स्ट करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी घर पर है ही नहीं। ये सब जानने के बाद क्वीन बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो सोने की कोशिश करती है और तभी ऊपर से एक काला हाथ आता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्वीन डरकर जोर से चिल्लाती है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखती है जो क्रैक हो गई होती है। अब उसके पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन उन्हें सब कुछ बताती है। इसके बाद उसके पिता ओनर के साथ ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ फ्लोर पर किसी के कदमों के निशान होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन आया था। वहीं दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जाता है, जिसे एक बहुत बुरा सपना आता है और ये सपना होता है क्वीन के बारे में। वो उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेती है और सोचती है कि उसे क्वीन की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश करती है और तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आती है और ये आवाज होती है द मैन हु कांट ब्रीथ की। इसके बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है और देखती है कि उसके फ्लोर पे किसी के काले कदमों के निशान है। वो उनका पीछा करती है और वो निशान नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। निशान अब दीवार के ऊपर जा रहे होते हैं और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर वो साया उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से एलिस अपने आप को बचाकर ऊपर आ जाती है और फैसला करती है कि अब वो दोबारा से आत्माओं की दुनिया में कभी नहीं जाएगी। वहीं क्वीन को दिखाया जाता है, जिसके साथ अब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। और जब एक दिन वो अपनी दोस्त से लैपटॉप पर वीडियो चैट कर रही होती है, तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। क्वीन समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो कमरे में अकेली होती है। वो कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और जब वो सामने देखती है तो पर्दे के पीछे एक साया होता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। क्वीन जब बेड के नीचे देखती है तो वही साया ऊपर से उसे खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। क्वीन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तब तक उसके पिता वहां पर आ जाते हैं जो क्वीन को शांत करते हैं। अगली रात को क्वीन को दिखाया जाता है जो सोफे के ऊपर सोई हुई है। तभी ऊपर से उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे क्वीन डर जाती है और ब्लैंकेट अपने चेहरे के ऊपर कर लेती है। पर जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो वो देखती है कि वो फ्लैट नंबर 514 के बाहर है। वो यहाँ से निकलना चाहती है, पर तभी वहां पर द मैन हु कांट ब्रीथ आ जाता है और उसे उठाकर एक कमरे के अंदर फेंक देता है, जहां पर उसे एक और लड़की खिसकते हुए उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। और ये और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होती है, जिसका चेहरा नहीं होता। ये सब देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है और एक बार फिर से उसके पिता कमरे में आ जाते हैं और वो अपने पिता को दिखाती है कि वहां पर किसी के पैरों के निशान है जो पूरी तरह से काले हैं, जो खिड़की से बाहर जा रहे हैं। और जब क्वीन खिड़की से बाहर देखती है तो द मैन हु कांट ब्रीथ उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश करता है। उसके पिता उसे खींचकर वापस कमरे में ले आते हैं और अब तक उसके पिता जो उसकी बातों को सिर्फ उसका वहम समझ रहे थे, उन्हें समझ में आ जाता है कि वो सच कह रही है। इसीलिए वो एलिस के पास जाते हैं, पर एलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अब मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। पर क्वीन के पिता कहते हैं कि क्वीन की जान खतरे में, उसे तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए एलिस उसकी बात मान जाती है और उसके घर पर आती है, जहाँ पर एक बार फिर से वो आत्माओं की दुनिया में जाती है। वहां जाने के बाद उसका सामना पाकर की आत्मा से होता है, जिस बूढ़े आदमी की आत्मा को हमने सेकंड पार्ट में देखा था, जिसने जॉश के शरीर पर कब्जा कर लिया था और उससे वो उसके परिवार को मरवाना चाहती थी। यहाँ पर एलिस का उसी आत्मा से सामना होता है जो उसे मारने की कोशिश करती है। एलिस वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है और वो क्वीन की मदद करने से मना कर देती है। इसके बाद एलिस के पिता 2 ब्लॉगर्स को अपने पास लेकर आते हैं जो इसी तरह के काम करते हैं, लेकिन वो भी क्वीन की मदद नहीं कर पाते। वही एलिस को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास जाती है, जो पहले उसी के साथ काम किया करता था, और वो एलिस को बताता है कि तुम्हें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। तुम एक असली इंसान हो और जिससे तुम लड़ रही हो वो सिर्फ दूसरी दुनिया की यानी कि आत्माओं की दुनिया की बुरी आत्माएं हैं। तुमने कुछ साल पहले यानी कि सन 1986 में जॉश के केस को भी सॉल्व किया था। तुमने उसकी यादों से पार करके यानी कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा को मिटा दिया था जो उससे दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती थी और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी।
और यही कारण है कि जब तुम आत्माओं की दुनिया में गई तो पाकर की आत्मा ने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा है और तुम असलियत हो। तुम असली दुनिया से वास्ता रखती हो, तुम अपनी शक्तियों से क्वीन की मदद कर सकती हो। और अब एलिस क्वीन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्वीन के घर पर भी आती है, जहां पर क्वीन के पिता उन दो लोगों को घर से निकाल रहे होते हैं, जिन दो लोगों को उन्होंने क्वीन की मदद करने के लिए बुलाया है। दरअसल उन्हें पता चल गया होता है कि ये दोनों फ्रॉड हैं, लेकिन एलिस कहती है कि मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। और अब वो क्वीन के पिता को बताती है कि आत्माओं की दुनिया से बहुत सारी आत्माएं इंसानों की दुनिया में आना चाहती है, जिसके लिए उन्हें दूसरे शरीर की जरूरत होती है। और जब क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था तो द मैन हू कांट ब्रीथ ने उसकी आधी आत्मा पर कब्जा कर लिया था, जो आत्माओं की दुनिया में फंसी हुई है। और अगर उसने क्वीन की आधी आत्मा पर और कब्जा कर लिया तो वो हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचाएगा। इसीलिए अब हमें आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और क्वीन की आत्मा को वापस लाना होगा। और इसके बाद वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जहां पर सबसे पहले वो एक आत्मा से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी जहां पर क्वीन रहती है। वो बताती है कि द मैन हू कांट ब्रीथ ने मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया और उसके बाद मेरी आत्मा को यहाँ पर कैद कर दिया। एलिस उससे द मैन हू कांट ब्रीथ का पता पूछती है, वो उसे बता देती है। और अब एलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पाकर की आत्मा यानी कि बूढ़े आदमी की आत्मा उस पर हमला करती है, लेकिन उसके अंदर अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, इसीलिए वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पर बेड के ऊपर एक आदमी की आत्मा बैठी होती है। और जब वो उसके पास जाती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की आत्मा होती है, जिनकी एक साल पहले मृत्यु हो गई थी। एलिस उस आत्मा को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से अपने हस्बैंड की आत्मा से मिलना चाहती थी। लेकिन बातों में उसकी हस्बैंड की आत्मा उसे एक चाकू देती है और कहती है कि तुम्हें भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों आत्माओं की दुनिया में एक साथ रहें। और एलिस समझ जाती है कि ये उसके हस्बैंड की आत्मा नहीं है, इसीलिए वो उस पर वार कर देती है और द मैन हू कांट ब्रीथ को सामने आने के लिए कहती है। द मैन हू कांट ब्रीथ उसके सामने आता है, वो उससे पूछती है कि क्वीन कहां पर है, और तभी क्वीन वहां पर आती है। दरअसल क्वीन की आधी आत्मा है जिसे द मैन हू कांट ब्रीथ ने यहाँ पर कैद कर रखा है। एलिस क्वीन की आत्मा को लेकर यहाँ से उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका घर है, और इसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि इंसानों की दुनिया में वापस आ जाती है। लेकिन वहां पर द मैन हू कांट ब्रीथ ने क्वीन की आधी आत्मा पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए एलिस सबको बताती है कि यहाँ से आगे क्वीन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वही क्वीन को दिखाया जाता है जिसका शरीर अब पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में पूरी तरह से जाने वाली है। उसकी आधी आत्मा जो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में है वो भी आत्माओं की दुनिया में खींची चली जा रही है। सब क्वीन का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी एलिस से एक और आत्मा कांटेक्ट करती है। ये होती है ग्रेस की आत्मा, उसी औरत की आत्मा जो क्वीन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आई थी। उसने क्वीन से कहा था कि मैंने द मैन हू कांट ब्रीथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा है। दरअसल इसकी भी मौत हो गई होती है और ये एलिस को बताती है कि क्वीन की मॉम ने मरने से पहले उसकी डायरी में एक लेटर लिखा था, जो लेटर उसकी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने से पहले पढ़ा जाना था, लेकिन वो लेटर कभी भी क्वीन को नहीं मिला। और अब एलिस क्वीन की मॉम के लेटर को उसके लिए पढ़ने लगती है, जिससे उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है। साथ ही आत्माओं की दुनिया में दिखाया जाता है कि क्वीन अपनी मॉम की आत्मा को देखती है, जिसे वो हमेशा देखना चाहती थी। इससे उसे बहुत शक्ति मिलती है और वो द मैन हू कांट ब्रीथ के मास्क को जिससे वो सांस लेता है उसे निकाल देती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो क्वीन को छोड़कर चला जाता है। क्वीन असली दुनिया में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में सही सलामत वापस आ जाती है। क्वीन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एलिस उसे बताती है कि तुम्हें अपनी मॉम की आत्मा को ढूंढने के लिए कभी भी आत्माओं की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ है। यहाँ पर जो दो लोग होते हैं जिन्हें क्वीन के पिता ने क्वीन के लिए बुलाया था, जो क्वीन को ठीक नहीं कर पाए थे, अब वो एलिस के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं ताकि ये तीनों की तीनों मिलकर लोगों की भलाई कर सके, उनकी मदद कर सके। एलिस वापस अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वो देखती है कि उसका डॉग अंधेरे की तरफ भौंक रहा है। एलिस उस तरफ देखती है और तभी उसके पीछे से एक डीमन का चेहरा उभरता है जो पूरी तरह से लाल होता है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।